नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सबसे पहले बात बाजार की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी करीब 368 अंक टूटकर 25,800 के स्तर के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 850 अंकों की गिरावट रही। बाजार के एक्शन के हाई पॉइंट्स बता रहे हैं मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। तो ये महीना काफ़ी पॉजिटिव रहा है मार्केट के लिए। निफ्टी ने रिकॉर्ड का स्तर छुआ और ये चौथा महीना है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई। साथ ही साथ अगर इंडेक्स का मूव देखें तो 2% से ज़्यादा का अप मूव देता हुआ नजर आया है मंथली बेसिस पे। इसके टॉप गेनर्स देखें तो यहाँ पे हमें बजाज ऑटो और श्रीराम फिनांस नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो दूसरे ब्रॉड इंडिसेस है जिसके मिड कैप और स्मॉल कैप, उन्होंने भी रिकॉर्ड का स्तर छुआ है इस महीने ही। मिड कैप का स्पेशली चार्ट देखिए तो ये छठवां महीना है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई, तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है। जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने भले ही रिकॉर्ड का स्तर छुआ लेकिन गेंस को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया और स्लाइटली लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया है। अब अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी मेटल इंडेक्स टॉप सेक्टरल गेनर के तौर पर नजर आता है, जिसने कि रिकॉर्ड का स्तर भी छुआ। इस महीने का गेन भी देखें तो पिछले 5 महीने का सबसे बड़ा गेन भी है। इसके टॉप गेनर्स में हमें नेशनल एल्यूमिनियम और टाटा स्टील नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है इस महीने। अब अगर सेक्टरल लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स हमें टॉप सेक्टरल लूजर के तौर पे नजर आता है, जो कि दूसरा महीना है जब हमें इसमें लगातार बिकवाली नजर आई। इसके टॉप लूजर्स देखें तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब सिंध बैंक नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक में थोड़ी सी हल्की नेगेटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो 3 महीने की लगातार खरीदारी के बाद जाकर इस महीने लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिवर्सल तो नजर नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट काफ़ी पॉजिटिव रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे मल्टीपल इंडाइसेस ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ। शुक्रिया अंश इस अहम अपडेट के लिए। और वहीं बाजार में आज बड़ी गिरावट जो देखने को मिली, आखिर इस कमजोरी के फैक्टर्स क्या हैं, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रता। जी, बाजार में आज लगातार दूसरे दिन हमने बिकवाली देखी और आज के सत्र में निवेशकों के बाजार में 4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। यानी कि बीएसई लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनके मार्केट कैप में इतनी गिरावट आई है। आज चौतरफा बिकवाली का माहौल रहा। अगर हम मेटल को छोड़ दें, चुनिंदा कंजम्पशन शेयरों को छोड़ दें, तो बाजार में आज हमने चौतरफा बिकवाली देखी और सबसे ज्यादा जो गिरने वाला शेयर रहा वो रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज के लिहाज से। इसके अलावा आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन तमाम शेयरों ने भी बाजार का मूड खराब करने का काम किया है। 2 दिनों की अगर हम बात कर लें तो निफ्टी में करीब 500 अंकों के आसपास की, और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 1400 अंकों के आसपास की गिरावट आ चुकी है अपने रिकॉर्ड हाई से। लेकिन इस गिरावट के ट्रिगर क्या बन रहे हैं? ट्रिगर यह है कि बाजार लगातार रिकॉर्ड बना रहा था और वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो रहे थे, तो महंगे वैल्यूएशन के बाद बाजार में अब हो रही है मुनाफा वसूली। दूसरी चीज यह है कि सितंबर में बैंक निफ्टी में करीब 4000 पॉइंट्स की एक तरफा रैली आई थी, तो बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हो रही है और थकान साफ दिख रही है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक 1800 रुपए के स्तर तक जाके ठिठक गया। 1350 के स्तर से आईसीसी बैंक में हमने प्रॉफिट चेकिंग देखी, तो ये प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक में दोनों बैंकों का जो योगदान है वो करीब करीब है 50-55% के आसपास का। चीन में स्टिमुलस को लेकर लगातार फैसले हो रहे हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि बाजार में कहीं ना कहीं एफआईज की बिकवाली की आशंका है। शुक्रवार को हमने देखा था कि कैश में बिकवाली का आंकड़ा आया था। आज के सत्र में देखना होगा कि आंकड़े कैसे निकल के आते हैं, लेकिन एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है 81% पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो यहां से जो गुंजाइश है, जो हेडरूम है, वो काफी थिन या फिर बहुत कम दिखता है। एक और चीज ये है कि आज हमने देखा कि ऑटो शेयरों में भी बिकवाली रही, कमजोरी रही। हीरो मोटो, एमएनएम, बजाज ऑटो, तमाम शेयर आज आपको गिरते हुए दिखाई दिए और यह माना जा रहा है कि श्राद्ध के चलते सितंबर की जो ऑटो बिक्री की जो आंकड़े आएंगे वो कमजोर निकल के आएंगे और ब्रोकरेजेस भी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे भी राह उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि जो फेस्टिव सीजन होगा वहां पर हम थोड़े बड़े डिस्काउंट्स कंपनीज की तरफ से आते हुए दिखेंगे। तो ये कुछ रीजंस रहा जिसके चलते आज हमने बाजार में कमजोरी आते हुए देखी। लेकिन निश्चित तौर पर एक आज खराब सत्र हमने देखा। निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयर आज कमजोरी का शिकार हुए और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में आज जो गिरावट रही वो रही करीब करीब 1300 अंकों के आसपास की और निफ्टी बंद हुआ है 25,800 के सपोर्ट के आसपास।
शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी जिनेह नागर आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर्स ने लगाया आज मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी, तो पहले बात करेंगे मेटल स्टॉक्स की। पूरा मेटल पैक में आज हमें तेज़ी देखने मिला है। हिंडाल्को, JSW स्टील, NMDC सब जगह आज हमें काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने मिली है। और इसका पहला एक कारण रहेगा वो है चाइनीज़ सिटीज़ में जो घरों के जो प्रतिबंध थे, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, वहाँ पे चाइना की स्टिमुलस लाया है। वो जो होम रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ईज़ आउट किया है और उसी के चलते हमें आयरन ओर के प्राइसेस में करीब करीब 8% का उछाल देखने मिला। और ये सारे कारणों की वजह से मेटल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और आज हमें उसमें तेज़ी भी देखने मिली है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो था PB फिनटेक। कंपनी ने ET नाउ को बताया है कि जो हेल्थ केयर एंटिटी है वहाँ पे कंपनी सिर्फ एक इन्वेस्टर ही है और कोई भी एसेट फिलहाल ओन नहीं करते हैं। और आगे चलकर भी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी का प्लान है $0 से $100 मिलियन तक कंपनी हेल्थ केयर एंटिटी में इन्वेस्ट कर सकती है। इसी के साथ तीसरे स्टॉक जो फोकस में था वो है हीरो मोटोकॉर्प। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने बताया है कि कंपनी ने करीब 370 बेसिस पॉइंट मार्केट शेयर लूज़ किया है सितंबर के महीने में। और ये मार्केट शेयर जो लूज़ किया इसी के चलते अब कंपनी का टोटल ओवरऑल मार्केट शेयर जो है नंबर 2 पर कंपनी स्लिप होते हुए नज़र आ रही है। अभी करंट मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी होल्ड करता है 23.2%। इसी के साथ चौथा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो था एलेम्बिक फार्मा, क्योंकि US FDA की तरफ से एक जो ड्रग है टैबलेट जो कि यूज़ होती है शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए, उसे अप्रूवल मिला है। और टोटल मार्केट साइज़ की बात करेंगे ये ड्रग की तो करीब करीब निकल कर आता है $48 मिलियन से। इसी के चलते यहाँ पर भी आज हमें तेज़ी देखने मिली थी। और पांचवा स्टॉक, आखिरी स्टॉक आज का जो फोकस में था वो था फेडरल बैंक। नोमुरा की तरफ से आज हमें एक रिपोर्ट आते हुए देखी। उन्होंने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा और जो टारगेट प्राइस है वो रखा था ₹240 का। उनका मानना है कि कंपनी अभी एक ट्रांजिशन पीरियड में है। वैल्यू बेस्ड से कंपनी का ट्रांजिशन हो रहा है एक क्वालिटी बेस्ड कंपनी में। वहीं KVS मनियन जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, मैनेजमेंट अभी जो चेंज हुआ है, उनकी एक्सपर्टीज़ जो आएगी वो कंपनी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट ROA रिटर्न ऑन एसेट्स में एड करेगी, मदद करेगी कंपनी को। उसी के साथ अगर हम पीयर्स से कंपेयर करें डिपॉजिट्स और एसेट क्वालिटी में, कंपनी ने अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है और कंपनी का अर्निंग्स यील्ड भी कंपेयर टू देयर पीयर्स काफ़ी हाईएस्ट है एक्स बंधन बैंक। इसी के साथ फेडरल बैंक उनका टॉप मिड कैप बैंकिंग आइडिया रहेगा। शुक्रिया जिन्हें इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बड़े इवेंट्स जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए वो भी जान लेते हैं। मेरी सहयोगी रक्षा रावत इसके बारे में पूरी जानकारी दे रही हैं। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट की इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या है, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नज़र रखनी है। मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा की बात करें तो अमेरिका, UK और भारत का कल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आने वाला है। इसी के साथ साथ अमेरिका का जॉब ओपनिंग का डेटा भी कल आने वाला है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं तो कल जो है वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की कल बहस होने वाली है। अब बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की, तो कॉर्पोरेट एक्शन के तौर पे देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का बोर्ड जो है वो फंड जुटाने को लेकर बैठक करने वाला है। इसी के साथ साथ निफ्टी बैंक की कल वीकली एक्सपायरी होने वाली है। जी हाँ, 2 अक्टूबर को जो है वो मार्केट बंद होने वाले हैं, तो इसीलिए निफ्टी बैंक की एक्सपायरी जो है वो कल होगी। कल से बाजार में जो है वो 3 अहम बदलाव होने वाले हैं, जैसे कि पहला है NSE और BSE के नए ट्रांजैक्शन चार्जेस, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन चार्ज में बढ़ोतरी होने वाली है और बायबैक पर ट्रांजैक्शन के नए नियम भी कल से लागू होने वाले हैं। इसी के साथ साथ सितंबर ऑटो सेल्स का जो है वो कल से डेटा आने वाला है और क्वार्टर एंड हो गया है तो कल से तिमाही नतीजों पर कंपनियां जो है वो अपडेट देना शुरू करने वाली है। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर बाजार में भारी गिरावट के बीच मेटल शेयरों में चमक बरकरार रही। आखिर इसकी वजह क्या है, ये बता रहे हैं विश्व मोहन।
देखिए लगातार 7वें दिन ये तेज़ी है। और अगर शेयरों की सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और वेदांता जैसे शेयर तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। पहले हम बात कर लेते कि 7 दिनों में इन शेयरों में कितनी तेज़ी आई है। तो टाटा स्टील देखिए 7 दिनों में 13% से ज़्यादा चल चुका है। वेदांता में करीब 14% की तेज़ी है, नए रिकॉर्ड हाई पे है। हिंडाल्को रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, हफ्ते भर में 12% की तेज़ी आ चुकी है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील में 10%, नाल्को में 17% की तेज़ी आ चुकी है और सेल में करीब 12% की तेज़ी हफ्ते भर में आ चुकी है। सबसे बड़ी वजह चीन से राहत पैकेज के बाद लग रहा है कि वहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट में रिवाइवल होगा। प्रॉपर्टी में जितने भी मेटल्स के इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर दाम बढ़ रहे हैं। कॉपर देखिए सितंबर में 11% से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है। हफ्ते भर में कॉपर के दाम एलएमई पे 5.5% और कॉमेक्स पर कॉपर के दाम 7.5% बढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ी जिंक में आई है। जिंक में हफ्ते भर में 8% से ज़्यादा की तेज़ी और एल्युमिनियम में 6% से ज़्यादा की तेज़ी आ रही है। एक तरफ तो डिमांड आउटलुक में वहाँ पे सुधार दिख रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ में सुधार दिख रहा है। यूएस फेड से दरों में कटौती हुई तो लगा कि ग्लोबल ग्रोथ को भी उससे सपोर्ट मिलेगा। और इसके बाद नवंबर में जब फेड की बैठक होगी तो ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है कि फिर से आधे % की कटौती होगी। 50% से ज़्यादा ट्रेडर्स मानते हैं कि फिर से आधे % की एग्रेसिव कटौती एक बार फिर से फेड की तरफ से हो सकती है। तो सारे ये फैक्टर ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह है सप्लाई की चिंता है। जिंक के कई सारे स्मेल्टर्स बंद हो रहे हैं, वहाँ पर सप्लाई को लेकर चिंता है। एल्मुना के सप्लाई की चिंता, नॉर्वे से है, वहाँ के एक बड़े सप्लाई जोन से सप्लाई कम होने की संभावना है। कॉपर वेयर हाउसेस में थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि डिमांड यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। तो सारे फैक्टर्स मेटल्स को सपोर्ट कर रहे हैं और उसका फायदा साफ तौर से मेटल कीमतों पर दिख रही है और उसका असर मेटल शेयरों पर भी दिख रहा है। शुक्रिया करेंगे विशु मोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। और कल से बाजार में 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव क्या हैं? शरद दुबे इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखें तो ओवरऑल एफएनओ ट्रांजैक्शंस को लेकर ना बड़े चेंजेस आने वाले हैं और ये जो है एज अ ट्रेडर आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। 3 अहम चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। एनएसई बीएसई के नए ट्रांजैक्शन चार्ज हैं, आपके सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन चार्ज में भी बढ़त देखने मिलेगी और इम्पॉर्टेंटली बायबैक पे टैक्सेशन के नए नियम आने वाले हैं और ये जो है डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करेंगे अगर आप पार्टिसिपेंट हैं मार्केट के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएसई के नए ट्रांजैक्शन चार्जेस को लेके। ध्यान से सुनिएगा, कल से जो है कैश और फ्यूचर ऑप्शंस एफएनओ के लिए जो है नए ट्रांजैक्शन चार्ज आ रहे हैं। सेबी ने जो है आप कह सकते हैं एक समान प्लेटफॉर्म फीस जो है लागू करने का जो है आदेश दिया था और सेंसेक्स और जो आप कह सकते हैं बैंकेक्स के ऑप्शंस है वह 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर जो है 3,250 रुपये का फीस रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, एफएनओ सेगमेंट में अन्य कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी चार्ज में बदलाव नहीं देखने मिली है। सेंसेक्स 50 ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है स्टॉक ऑप्शंस के प्रति जो है आप कह सकते हैं 500 रुपये फ्री रहेगा 1 करोड़ को लेके और इंडेक्स और स्टॉक स्विचेस के लिए कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं है। ये बीएसई से आया है। लेकिन एनएसई से अगर बात करें तो यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन चार्जेस में चेंजेस आया है। सबसे पहले 1 लाख के ट्रेडिंग के वैल्यू पर कैश में लगभग 3 लाख का ट्रांजैक्शन फीस रहेगा। इक्विटी फ्यूचर्स में लगभग 1 लाख के ट्रेडिंग वैल्यू में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1.73 लाख का फीस रहेगा। और वही अगर हम बात करें इक्विटी ऑप्शंस का तो यहाँ पे जो है 1 लाख के प्रीमियम वैल्यू पर फीस 35 रुपया का रहेगा। अगर बात करें आपके करेंसी फ्यूचर्स की तो 1 लाख रुपए के ट्रेडिंग वैल्यू पे 35 पैसे का फीस। और आखिर में करेंसी ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 लाख का ट्रेड पे प्रीमियम वैल्यू जो है उसका फीस लगभग 31 रुपये का रहेगा। बीएसई का चेंजेस हमने बता दिया, एनएसई के चेंजेस आपको बता दिए। लेकिन जो ओवरऑल ट्रेडिंग है यहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो एसटीटी होता है वो महंगा हो जाएगा। एसटीटी की बढ़ोतरी जो है कल से लागू होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ये ऐलान किया था। अब जो है इफेक्टिव होने वाला है ये 1 अक्टूबर से। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर एसटीटी 0.0125% से बढ़ के ऑलमोस्ट 0.02% हो जाएगा। वही ऑप्शन ट्रेडिंग पर भी सरकार 0.1% एसटीटी जो है वसूलेगी। आखिर में अगर बात करें एफएनओ के रिटर्न भागीदारी घटाने की मकसद जो है एसटीटी में बढ़ोतरी के लिए किया गया है। इसके अलावा आखिर में बायबैक चेंजेस भी रहने वाले टैक्सेशन का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता दूं बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स नियम में बदलाव की जो है प्रस्ताव दिया था, अब उसका वो इम्पैक्ट आ रहा है। अब कल से टैक्स की जो देनदारी है, जो टैक्स का इंसिडेंस लगने वाला है वो कंपनी पे नहीं लगेगा, शेयर होल्डर पे लगेगा, यानी कि आप पे लगेगा अगर आप पार्टिसिपेट करें बाजार में। बायबैक से कमाई कैपिटल गेन नहीं, अब डिविडेंड के रूप में जो है क्लासीफाई किया जाएगा। द टैक्सेशन होगा डिविडेंड के डेफिनेशन को लेके। बायबैक से कमाई की कोई भी टैक्स पे जो है कुल आय को जो है जोड़ा जाएगा अब,
ओवरऑल एग्रीगेट किया जाएगा। उसके बाद टैक्स का जो स्लैब रहेगा उस हिसाब से आपको टैक्स किया जाएगा। तो ये जो है बायबैक के भी नए टैक्सेशन रूल्स देखने मिले और हमने भी देखा पिछले 2 महीने में बड़े बड़े बायबैक्स जो है कंपनीज ने भी की थी। तो ये ओवरऑल जो है इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स है जो एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आपको ध्यान रखनी चाहिए। 1 अक्टूबर से ये लागू होंगे। शुक्रिया शरद इस अहम जानकारी के लिए। इधर सेबी की अहम बोर्ड बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में किन मुद्दों पर विचार होगा, ये बता रहे हैं अनुराग शाह। देखिए, सुबह 10:30 बजे से ही बोर्ड बैठक शुरू हो चुकी है और बाजार की जो नज़र है वो आज सेबी की बोर्ड बैठक के ऊपर है कि किस तरह से जो सेबी है वो एफएनओ से जुड़े हुए जो नियम हैं वो सख्त कर सकता है क्या, वॉल्यूम पर असर डालने के लेकर सेबी किस तरह के फैसले ले सकता है। जिस तरह से चर्चा है कि जो सेबी जो है एक्सपायरी की संख्या को कम करना चाहता है, हर एक एक्सचेंज पर एक ही वीकली एक्सपायरी को लाना चाहता है, तो उस पर चर्चा जो है बोर्ड बैठक में होने की संभावना है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसको बढ़ाने पर भी फैसला लिया जा सकता है और जो क्लोजिंग मार्जिन है उसको बढ़ाने पर सेबी की बोर्ड बैठक में कुछ फैसला लिया जा सकता है। ये एफएनओ के वॉल्यूम पर असर डालने वाले जो फैसले होंगे सेबी के होंगे। इसके अलावा जो एमएफ फ्लाइट के जो रेगुलेशन है वो भी उसके ऊपर भी ऐलान हो सकता है और उस पर आज बोर्ड बैठक में फैसला होगा। और इसके अलावा जो नया एसेट क्लास है जो म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में जहां पर निवेश 10 लाख रुपए से ज़्यादा में शुरू होगा, उसको लेकर भी आज सेबी की बोर्ड बैठक में फैसला हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस बार की सेबी की बोर्ड बैठक है वो जो हिंडनबर्ग के आरोप लगे उसके बाद हो रही है पहली बोर्ड बैठक है, जून की बोर्ड बैठक के बाद, और जो सेबी के कर्मचारियों के द्वारा भी जो कुछ मुद्दे उठाए गए थे उसके बाद हो रही है बैठक। और अभी तक कोई ये आधिकारिक जानकारी नहीं है कि बोर्ड बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहेंगे, अनुमान बता रही हैं मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। नहीं, 2 व्हीलर्स के नंबर्स ख़राब तो नहीं आ रहे हैं, पर आप जिस तरीके से गिरावट आज देख रहे हैं उसका अहम कारण ये है कि फेस्टिव सीजन के पहले, क्योंकि अभी एक ये जो डल पीरियड है जैसा आप भी बता रहे थे, श्राद्ध का समय चल रहा है, ऐसे में कंपनीज भारी डिस्काउंट दे रही हैं। अब 2 फैक्टर्स हैं कि अब जो नए मॉडल्स हैं उनमें भी डिस्काउंट मिल रहा है और कई सारी आइस की जो व्हीकल्स हैं जहाँ पे पेट्रोल और साथ ही जो अलग तरीके की टेक्नोलॉजी की जो बाइक्स आती हैं उससे ज़्यादा सस्ती अब ईवी की बाइक्स आ रही हैं। अब ऐसे में हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो जो है शायद आगे बढ़कर जो है डबल डिजिट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इससे थोड़े से कंसर्न ज़रूर है। और आप देख सकते हैं कि 2 व्हीलर काउंटर्स में गिरावट है। पर अब नंबर्स की बात करें तो इस बार जो है शायद 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर के जो नंबर्स रहेंगे वो थोड़े से स्थिर आते हुए दिखेंगे, अच्छे साइड पे उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि इसमें पैसेंजर व्हीकल और साथ ही साथ अगर हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। अगर सबसे पहले हम बात करें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की तो यहाँ पर भी डिस्काउंट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कई समय से जो कंसर्न है डीलर इन्वेंट्री का, ये लगातार चल रहा है। इसके अलावा ट्रैक्टर डिवीजन में महीने दर महीने डबल जो है सेल्स होने की उम्मीद है। वो इसलिए क्योंकि जो मॉनसून का सीज़न है वो काफ़ी अच्छा रहा है, साथ ही साथ फार्मर्स के सेंटिमेंट्स भी इम्प्रूव हुए हैं। आइए अब क्विकली आपको नंबर्स के फ्रंट पे ले जाते हैं। अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं महीने दर महीने कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। सिर्फ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है जहाँ पे पिछली बार एक डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी थी, तो शायद इस बार थोड़ा सा महीने दर महीने वो कैचअप करती हुई नजर आए। 2 व्हीलर सेगमेंट में अगर हम देखें तो तमाम काउंटर्स हैं जहां पे डबल डिजिट महीने दर महीने ग्रोथ की उम्मीद है। हीरो मोटोकॉर्प देख लीजिए, बजाज ऑटो, यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया डिस्काउंट्स के चलते जो है आज इन सभी काउंटर्स की भारी पिटाई हो रही है। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। देखिए दर व्हीकल सेगमेंट में उम्मीदें आज से 3 महीने पहले बहुत ज़्यादा थी, अब जाके जो है थोड़ी सी धीमी गति से जो है कंपनीज ग्रो कर रही हैं साल दर साल। देखिए क्योंकि एक साइक्लिकल फैक्टर होता है, यहाँ पे एक डिक्लाइन ही हम शायद आते हुए देखें। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन, यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर लीजिए या फिर एस्कॉर्ट्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि महीने दर महीने
100% तक की ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो ये कुछ तमाम आंकड़े हैं जहाँ पे हमारी रहेगी नज़र, ये उम्मीदें हैं। पर जी हाँ, 2 व्हीलर सेगमेंट और साथ ही साथ ट्रैक्टर डिवीजन पे खास तौर से नज़र रहेगी। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए सृष्टि। बढ़ते हैं आगे। शुगर सेक्टर को लेकर एक्सक्लूसिव खबर है। सरकार शुगर एक्सपोर्ट के बैन पर आंशिक राहत देने पर विचार कर सकती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, शुगर सेक्टर में जो तेजी या पॉजिटिविटी नजर आ रही है उसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि लेटेस्ट डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में है। सूत्र ये बता रहे हैं कि शुगर पर जो फिलहाल एक्सपोर्ट पे बैन लगा हुआ है उस पर सरकार कुछ हद तक छूट दे सकती है और इस दिशा में बेहद गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यही नहीं, इसी हफ्ते कमेटी ऑफ सेक्रेटरी यानी कि जो संबंधित मंत्रालय हैं, उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इन तमाम मंत्रालय के सचिवों की जो समिति है वो एक बैठक करने जा रही है और सूत्रों की माने तो इस बैठक में शुगर एक्सपोर्ट पर क्या छूट दी जा सकती है, इस अहम मसले पर चर्चा की जा सकती है और कुछ इस पर नतीजा या अहम फैसला लिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार का मत है कि फिलहाल वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। एक अच्छे मानसून होने की वजह से जो प्रोडक्शन है शुगर का इस शुगर सीजन में वो अनुमान से बेहतर रह सकता है। हालांकि इंडस्ट्री एस्टिमेट की अगर आप बात करें तो इसमा का अनुमान है कि इस शुगर सीजन में जो शुगर प्रोडक्शन रहेगा वो तकरीबन 33.31 मिलियन टन के आसपास रह सकता है। ये एक बात है। दूसरी बात है, सरकार का मानना है कि अगर एथेनॉल डाइवर्जन को भी देख लें, अगर बफर स्टॉक को भी हम देख लें तो उस हिसाब से ये 3 अहम पहलुओं के बाद भी सरकार के पास एक पर्याप्त शुगर रह जाता है जिसको वो एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो उस डायरेक्शन पे गंभीरता से विचार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो तकरीबन 10 से 15 LMT शुगर के एक्सपोर्ट के लिए राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ सकती है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि 3 पॉजिटिव कारण इस वक्त शुगर सेक्टर में नजर आ रहे हैं। पहला तो यही है कि शुगर एक्सपोर्ट पर कुछ हद तक राहत। दूसरी बात यह है कि एथेनॉल प्राइसेस के रिवीजन पर सरकार बेहद गंभीरता से विचार कर चुकी है और फैसला उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द महीने 1.5 महीने के भीतर लिया जा सकता है। कैबिनेट की तरफ से एथेनॉल प्राइसेस में बढ़ोतरी का फैसला होता हुआ हम देख सकते हैं। और तीसरा जो पॉजिटिव रीजन हमें नजर आ रहा है वो ये है कि सरकार ने ये भी अपनी तरफ से इंडिकेट किया है कि जो शुगर के मिनिमम फ्लोर प्राइस है, जो उसकी MSP है, उसकी वैल्यू पर भी बढ़ाने पर विचार कर रही है और उस दिशा में भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ या उसको बढ़ाने की तरफ सरकार जल्द फैसला ले सकती है। जी शुक्रिया समीर इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। इस साल दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की। मिथुन दा को 8 अक्टूबर को 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित किया जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती ने 5 दशक के करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में अब तक काम किया है। कई भाषाओं में उन्होंने काम किया है। उन्हें अपनी पहली फिल्म मृग्या के लिए 1976 में नेशनल अवार्ड मिला था। और मिथुन चक्रवर्ती का आखिर क्या रिएक्शन था इस अवार्ड के ऐलान पर, जरा सुनते हैं। मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है, ना मैं हंस सकता हूँ ना मैं खुशी से रो सकता हूँ। इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे जहाँ से मैं आ रहा हूँ कोलकाता के एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूँ, उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।